नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो है रंजन कला सैद्धांतिक का, यानी कि कक्षा 10 का जो पेपर होना है 12 तारीख को, उसी से संबंधित हम सैम्पल पेपर को देखेंगे। क्योंकि ये पहली बार जो है रंजन कला में लिखित का पेपर रखा गया है सैद्धांतिक 30 नंबर का। तो 30 नंबर के जो पेपर होंगे आपके, उस पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे जो हमारा सैम्पल पेपर है उस सैम्पल पेपर में किस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। और हो सकता है कि आपको सैम्पल पेपर से भी कुछ प्रश्न जो है आपके मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे एकमात्र सहयोग ही समझिएगा आप। तो अब देखते हैं कि जो हमारा सैम्पल पेपर बना है रंजन कला का, वो किस प्रकार से आएगा। देखिए, समय उसका 3 घंटे का ही रहेगा। पूर्णांक जो होगा 30 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर का आपका वो पेपर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं। पहले भाग में आपको एक एक अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि आपको 3 जो प्रश्न होंगे वो विकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको उसमें से सही उत्तर को जो है छांटना होगा। ठीक है। दूसरा जो भाग है उसमें एक एक अंक के 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि जो 1 नंबर का प्रश्न होगा आपको वो अति लघु उत्तरीय होगा। और इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको एक लाइन में या 1 वर्ड्स में उत्तर लिखना होगा। जो तीसरा भाग है, इसमें आपको 2-2 अंकों के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो 6 प्रश्न यहाँ पर 2-2 नंबर के आएंगे आपके पास तीसरे भाग में। जो चौथा भाग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे वो 4 अंकों के होंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेन बात यह है कि प्रश्न संख्या 14 और 15, इसमें आपको जो है अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है अथवा के रूप में, कि जो आप 14वें प्रश्न में और 15वें प्रश्न में अथवा करके जो आप सवाल देखेंगे, अगर आपको इन सवालों में से जो भी प्रश्न आता है आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन आपको करना यही होगा कि 14वें में और 15वें में किसी एक ही प्रश्न को करना होगा। ठीक है। तो ये आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपना मेन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप भली भांति पढ़िएगा, जो भी आपको निर्देश जो है प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भाग 1 को हम देखते हैं। तो भाग 1 क्या है हमारा? बहुविकल्पीय भाग है। अब देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पेंसिल में लिखे HB में B का क्या अर्थ होता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप पेंसिल खरीदते हैं तो किसी पेंसिल में HB लिखा होता है, किसी में सिर्फ B लिखा होता है। ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जो भी पेंसिल के कोड होते हैं तो उन कोड से रिलेटेड करके आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो अपना सैम्पल पेपर में आपसे प्रश्न पूछा है कि पेंसिल में लिखे HB में B का क्या अर्थ होता है। अब देखिए, जो विकल्प है हार्डनेस, ब्लैकनेस, ठीक है, बोल्डनेस भी हो सकता है, सॉफ्टनेस और रफनेस। तो यहाँ पर HB में जो B का अर्थ होता है वो होता है ब्लैकनेस या बोल्डनेस। ठीक है। तो ब्लैकनेस भी लिखा हो सकता है या बोल्डनेस भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में आपको B का अर्थ बताना है। ठीक है। हो सकता है कि आपको H लिखा हुआ आ जाए कि HB में H का अर्थ क्या होता है। H का अर्थ होता है हार्डनेस। ठीक है। तो ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं और इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो दूसरा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपने अजंता की गुफाओं के संबंध में जो भी पढ़ा होगा उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले विकल्प देख लेते हैं। देखिए, विकल्प है जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वे संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। और यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी जातक कथाएं हैं उनसे रिलेट करके यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। ठीक है। और ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में हैं। तो आपको जहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आते हैं वहाँ पर आप विकल्प को पढ़ करके सही विकल्प आपको छांट करके लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको पूरे जो, अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बिहार में कौन सी लोक कला प्रचलित है। ठीक है। अब बिहार की कौन सी लोक कला प्रचलित है बिहार में? तो अब देखिए, विकल्प मधुबनी,
मांडना, ऐपन और साथिया। अब हो सकता है कि यहाँ पर किसी अन्य राज्य का नाम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में कौन सी लोक कला प्रचलित है, तो बिहार में जो लोक कला प्रचलित है वो है मधुबनी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो सही उत्तर छांट लीजिए। अब अगर बिहार की जगह पे उत्तराखंड लिखा होता तो फिर हमारा जो विकल्प ग है ऐपन वो हो जाता, ठीक है। राजस्थान लिखा होता तो मांडना हो जाता, और अगर गुजरात लिखा होता तो साथिया हो जाता। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जितने भी राज्यों की लोक कलाएं हैं उन लोक कलाओं के नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में कौन सी लोक कला चलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2 निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का है, जिसमें आपको एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं, ठीक है। तो जो हमें सारनाथ से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें कितने शेर हैं ये पूछा गया है। तो हम सभी को पता है कि जो अशोक स्तंभ है इसमें 4 शेर हैं। आप किसी भी दिशा से अगर इस स्तंभ को देखें तो आपको सिर्फ 3 ही शेर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये 4 शेर हैं जो कि एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका अशोक स्तंभ है, आपने अशोक स्तंभ से जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 1 नंबर में या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर कितने होते हैं, तो प्राइमरी कलर होते हैं 3, लाल, पीला और नीला, ठीक है। और इन्हीं 3 रंगों से मिला करके द्वितीयक रंग बनाए जाते हैं और फिर उन आगे चल करके तृतीयक रंग बनाए जाते हैं। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं 3। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर लिख सकते हैं 3। अगर आपने 3 लिखने के बाद लाल, पीला, नीला भी लिख दिया तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न का उत्तर बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, जो 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो कला के तत्व पढ़े होंगे वहाँ पर रेखा के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न में इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए भाग 3 क्या है हमारा। भाग 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का, यानी कि जो आपको अब यहाँ पर विकल्प और जो आप 1 वर्ड या 1 लाइनर में उत्तर दे रहे थे, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर 2 या 4 लाइनें लिखनी होंगी, ठीक है। अब भाग 3 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, लोक कला से आप क्या समझते हो, कुछ लोक कलाओं के नाम लिखिए, ठीक है। अब लोक कला से आप क्या समझते हैं, लोक कलाएं क्या होती हैं, जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो कलाएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारा राज्य जो उत्तराखंड है वहाँ पर जब भी कोई त्यौहार होता है तो हमारा जो कुमाऊँ का अंचल है, जो कुमाऊँ गढ़वाल है, वहाँ पर ऐपण वाली लोक कला चलती है। तो लोक कला क्या है, जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी महिलाएं जिनको त्योहारों के रूप में जो चित्रकला के रूप में बनाती हैं, चाहे वो भूमि पर बनाने वाली हो, दीवार पर बनाने वाली हो या कपड़े पर बनाने वाली हो, ठीक है, उसे हम लोक कला कहते हैं, ठीक है। और लोक कला के लिए क्या होता है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो हम अपनी नानी दादी जो है माता, इनसे हम सीखते हुए आते हैं, या हम उनको देख करके हम देखते हैं ना घरों में कि किस प्रकार से वो दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार में जो वो चित्रकला बनाती हैं, तो उसी को हम लोक कला कहते हैं। हम उनको देख करके ही ये चीज़ें समझ जाते हैं, यानी कि हमारी जो लोक कलाएं वो परंपरागत रूप से हमारे को विरासत में मिलती हैं। अब कुछ लोक कलाओं के नाम लिखना है आपने, जैसे उत्तराखंड में चलती है ऐपण, बिहार की मधुबनी, साथिया, मांडना, अल्पना, ऐसे अनेकों सारी लोक कलाएं हमारे पूरे भारतवर्ष में चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की रंगोली चलती है, ठीक है, और महाराष्ट्र की एक अन्य है वारली पेंटिंग, वो भी चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लोक कलाओं से संबंधित प्रश्नों को देखना होगा। और अब देखते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है, टेम्परा क्या है, इसमें बाइंडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टेम्परा क्या होती है, टेम्परा एक रंग जो पद्धति है, यानी कि कलर टेक्निक है ये, और इसमें बाइंडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बाइंडर के रूप में अंडे का प्रयोग किया जाता है। तो 2 नंबर में आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। 9वां प्रश्न है, जल रंगों का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप जब भी वाटर कलर लगाते हैं या प्रयोग करते हैं उस समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जो भी आपको लगता है कि इसमें जो है पानी की मात्रा पे ध्यान रखना चाहिए,
ना, प्रकाश किस तरीके का होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में अगर आप इसको करते हैं तो ये अच्छे से जो है जल्दी जल्दी सूखता भी है, ठीक है। और अगर आप वाश टेक्निक से इसका प्रयोग करते हैं तो जो है सूर्य के प्रकाश में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये उचित माध्यम हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में इसका प्रयोग करना चाहिए। और भी कई सारे सावधानियां हैं जल रंगों के साथ में। तो आपको जो भी लगता है कि हाँ भाई हमें पानी इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कागज़ इस तरीके का होना चाहिए, ब्रश को चलाते समय इस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए कि कागज़ फटे ना, तो जितनी भी आपको सावधानियां रखनी हैं आपके हिसाब से आप उनको लिख सकते हैं। तो 2 नंबर में आप जितना भी लिखेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 10 है, भीमबेटका से प्राप्त चित्र जादूगर का नृत्य किस रंग से बनाया गया है, ठीक है। अब देखो भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में और प्रागैतिहासिक कालीन ये गुफाएं हैं, यहाँ पर आदि मानवों ने चित्र बनाए हुए हैं। तो यहीं से एक चित्र है जादूगर का नृत्य, तो इसे किस रंग से बनाया गया है। तो देखिए जब आदि मानवों के समय में कोई किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दुकान तो थी नहीं कि जहाँ से वो रंगों को खरीदते, तो उन्होंने किस तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया होगा, खनिज रंगों का, प्राकृतिक रंगों का, ठीक है, जिसे हमने प्रकृति से प्राप्त किया होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि खनिज और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भीमबेटका की गुफाओं में किया गया है, जादूगर के नृत्य में प्राकृतिक और खनिज रंगों का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न संख्या जो 11 है, पेंटिंग ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अब आपने देखा होगा कि पेंटिंग ब्रश अलग अलग टाइप के होते हैं, राउंड भी होते हैं, फ्लैट होते हैं, फिल्बर्ट होते हैं, फैन भी होते हैं, ठीक है। तो उनके आपने प्रकार लिखने हैं, कितने प्रकार के आपने देखे हैं, ठीक है। 2 प्रकार के देखे हैं तो 2 प्रकारों का नाम लिख दीजिए कि भाई फ्लैट है, राउंड है। 3 प्रकार के देखे हैं तो लिख दीजिए फ्लैट होता है, राउंड होता है, फिल्बर्ट होता है। आपने अगर 4 प्रकार के देखे हैं तो आप लिख दीजिए फ्लैट, राउंड, फिल्बर्ट और फैन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी होता है। और अगर आप पेंटिंग ब्रश से रिलेट करते हुए बहुत ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में पेंटिंग जो ब्रश है उस पर पूरा का पूरा हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें पेंटिंग जो ब्रश होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उन पार्ट्स पर भी हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 12 है उसको देखते हैं कि कला से आप क्या समझते हैं, किसी भी एक विद्वान की परिभाषा लिखिए। अब देखिए कला से आप क्या समझते हैं कि कला हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है। और किसी भी एक विद्वान की परिभाषा को आपने लिखना है। आपने अरस्तु की परिभाषा पढ़ी है, आपने हीगल की पढ़ी है, या आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ी है, या आपने सुकरात की पढ़ी है। जो भी एक विद्वान की आपको कला से संबंधित परिभाषा मालूम है उसको आप लिख दीजिए और उसके नीचे उस विद्वान का नाम जरूर लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए भाग 4 देखते हैं। भाग 4 है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 3 प्रश्न करने हैं और 14 और जो 15 है उसमें आपको अथवा करके भी इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, तो अभी मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 13 है, कला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में लिखिए, ठीक है। अब देखिए जब आप ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, आप इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं, रबड़ का, आप शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं, कटर का, आप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम तुलिका कहते हैं, आप ईज़ल का इस्तेमाल करते हैं, तिपाई का करते हैं, या आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब रंग चाहे वो आपका क्रेयॉन्स हो सकता है, वाटर कलर हो सकता है, पोस्टर कलर हो सकता है, टेम्परा कलर हो सकते हैं, एक्रेलिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे वो उपकरणों में ही आते हैं, ठीक है, रंग भी उपकरणों की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। अब आपने जितने भी उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्केल भी एक उपकरण ही माना जाएगा। आप अगर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उपकरण माना जाएगा। तो जितने भी उपकरणों के बारे में आप जानते हैं, आपके टीचर्स ने आपको उपकरणों के बारे में लिखाया होगा, तो आप इसको विस्तार से लिखिएगा, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ा विस्तृत उत्तरीय इसको बनाना होगा, ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं के चित्रों के बारे में लिखिए, साथ ही भारतीय चित्रकला में अजंता गुफाओं के महत्व को भी समझाइए। अब देखिए अजंता गुफाओं के चित्रों के बारे में लिखना है आपको, तो अजंता गुफाओं के चित्रों के बारे में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व है तो आप पद्मपाणि बोधिसत्व के बारे में लिखिए, ठीक है।
तो आपने क्या करना है कि अजंता के जो भी चित्र आपने पढ़ा है अभी, उसके बारे में आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से क्या क्या उसमें बनाया हुआ है, कौन सी कहानी दिखाई गई है, कौन सा उसमें जातक जो है कहानी है उसको दर्शाया गया है। साथ ही भारतीय चित्रकला में अजंता गुफाओं के महत्व को भी समझाना है कि किस प्रकार अजंता गुफाओं को जो है, जब भी भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखा जाता है तो अजंता को भी उसमें शामिल करना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी अजंता से रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट को आप यहाँ पर लिखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है तो इसको आप जो है अच्छे से लिखिए। अगर आप ये प्रश्न नहीं आता है आपको तो अथवा में देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मूर्तिकला क्या होती है। ठीक है, स्कल्पचर आर्ट क्या होती है। अब देखिए मूर्तिकला क्या होती है, मूर्तिकला जिसमें मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब मूर्तियाँ किसी भी माध्यम में बनाई जा सकती हैं, लकड़ी की बनाई जा सकती है, पत्थर की बनाई जा सकती है, धातु की बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपने मूर्तिकला क्या होती है, मूर्तियों का जिसमें निर्माण किया जाता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इस प्रश्न को और इन्होंने बढ़ा दिया, चोलकालीन नटराज के कला सौंदर्य पर विस्तार से लिखिए। अब जो आपके सिलेबस में दिया गया है चोलकालीन जो नटराज की मूर्ति है, ठीक है, इसके कला सौंदर्य पे विस्तार से आपने लिखना है कि इस मूर्ति में जो आप देखेंगे कि इस मूर्ति में क्या क्या दर्शाया गया है। शिव जी को नटराज के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उन्होंने दर्शाई हैं। ठीक है, तो आपने इसके मीडियम से शुरू करना है कि ये जो है नटराज की जो मूर्ति है चोलकालीन है और कांस्य धातु से बनाई गई है, और पूरा पूरा जो भी आपको इस मूर्ति को देखने से पता चला उसके बारे में आपने लिख देना है। तो कला सौंदर्य के बारे में आपको, जब मूर्ति आपने देखी होगी, चित्र देखा होगा, उस चित्र में आपको क्या क्या दिखा, किस किस तरीके से उस मूर्ति को जो है सौंदर्य रूप से बनाया गया है, वो आपको सारा का सारा इसमें लिखना होगा। अब देखिए 15वां प्रश्न है जो गढ़वाल शैली के चित्रकार मोलाराम तोमर के जीवन के बारे में विस्तार से लिखिए। अब देखिए, हालांकि जो ये गढ़वाल शैली है और इसका अथवा में अगर आप देखिए बनी ठनी चित्र किस शैली का चित्र है, बनी ठनी चित्र को विस्तार से लिखिए। तो ये जो ये 15वां प्रश्न है, ये आई थिंक ये इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर दिया गया है आपको यूबीएससी की साइट में भी जो सैंपल पेपर उसमें भी गढ़वाल शैली और बनी ठनी का चित्र का जिक्र है, तो इसलिए हमें इस प्रश्न को भी आपको बताना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, गढ़वाल शैली के चित्रकार मोलाराम तोमर के जीवन के बारे में विस्तार से लिखना है आपको। तो आपको मोलाराम तोमर के जीवन से रिलेट करते हुए उन सारे के सारे फैक्ट को देखना होगा कि किस प्रकार उनके जो वंशज थे सामदास और हरदास, वो सुलेमान सिकोह के साथ में जो है श्रीनगर दरबार में आए थे, और सुलेमान सिकोह के जाने के बाद सामदास और हरदास यहीं रुक जाते हैं, और उन्हीं के वंशज जो होते हैं मोलाराम तोमर, और जिन्होंने पहाड़ी शैली में गढ़वाल शैली के नाम से एक अन्य शैली का विकास किया। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। अगर आप गढ़वाल शैली के बारे में अधिक नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर गढ़वाल शैली से संबंधित जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको 4 नंबर के लायक फैक्ट वहाँ से प्राप्त हो जाएं। या फिर आप अथवा वाला जो प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किस शैली का चित्र है, बनी ठनी चित्र को विस्तार से लिखिए। अब देखिए, बनी ठनी जो चित्र है वो राजस्थानी शैली की एक उपशैली किशनगढ़ शैली का चित्र है, जिसे निहाल चंद ने बनाया था। अब बनी ठनी चित्र को विस्तार से लिखना है तो आपको बनी ठनी का चित्र देखना होगा। अगर आपने उस चित्र को देखा है तो आप उस चित्र के सौंदर्य बोध को देख करके जो जो आपको दिख रहा है उसमें कि भाई यहाँ पे नारी का अंकन किया गया है, राधा के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है, और किशनगढ़ शैली का है, इसमें इस तरीके के वस्त्र पहनाए गए हैं, इस तरीके के आभूषण पहनाए गए हैं, उसकी हाथों की मुद्राएं ऐसी हैं, आँख नाक कान की मुद्रा ऐसी है, आँख इस प्रकार से बनाई गई है, हाथों में उसने इस प्रकार का जो पुष्प लिया हुआ है। तो आप जब चित्र को देखेंगे तो आप चित्र को देख करके जो भी आपको याद आता है उन चीज़ों को, तो आपने एक बार चित्र जरूर देख लेना है बनी ठनी का, और उसके बाद आपको उसका उत्तर लिख। तो ये था आपका हाई स्कूल का पेंटिंग जो रंजन कला विषय था उसका सैंपल पेपर था, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके के प्रश्नों का जवाब लिखें तो आप ये ध्यान में रख लीजिएगा वो कितने अंकों का प्रश्न है, ठीक है। अनावश्यक रूप से 1 नंबर के प्रश्न पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है तो 2 नंबर के प्रश्नों में, और जो 4 नंबर के प्रश्न है उसी में आपको विस्तार से लिखना होता है। बाकी जो है विकल्प ये है, उसमें आपको सही विकल्प छांटना है। जो अतिलघु उत्तरीय है उसमें आपको 1 वर्ड में लिख देना है, या 1 लाइन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 1 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है उसको। तो 1 नंबर के प्रश्नों में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अब चूंकि ये जो आपका रंजन कला का सैद्धांतिक पेपर है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो आप
के पक्ष में थोड़ा सा मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षक हैं हमारे, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो शिक्षक हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप इनकी कॉपियाँ चेक करें तो अच्छे से इनको नंबर देने की, अच्छे नंबर देने की आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनके पास पहली बार इस तरीके का पेपर आ रहा है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये जो सिलेबस इनको दिया गया है और अभी तक इसकी किताबें मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध हैं। ठीक है, तो जैसे तैसे करके बच्चों ने तैयारी की होगी, तो आप इनके जब भी कॉपी चेक करें तो उनमें अच्छे से इनको जो है प्राप्तांक देने का प्रयास कीजिए। तो ये था आपका हाई स्कूल का रंजन कला का सैद्धांतिक का पेपर। ठीक है, आई होप आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके नॉलेज ले सकें। ठीक है, तो आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।